वेरीफाई कर दी। कल के कई साथियों ने बड़ी अलग अलग भूमिका इस पे बनाई। एक्साइज द्वारा 2016 में एक गोदाउन सील किया जाता है, उसके अंदर कोई हर्बल लिकर के नाम से प्रोडक्ट पाई जाती है जिसका लेबल हरियाणा के अंदर परमिटेड नहीं था। पिछले दिनों उसके अंदर चोरी की रिपोर्ट खुद सत्येंद्र राणा द्वारा लिखवाई जाती है, और ये कोविड की स्टार्टिंग से भी पहले की बात है। उसके ऊपर पुलिस को एक्साइज डिपार्टमेंट मार्च के एंड में और अप्रैल के फर्स्ट वीक में रिपोर्ट करता है, जिसके ऊपर पुलिस कार्रवाई करती है। ट्रेस बैक होता है तो कोई ईश्वर सिंह नामक व्यक्ति पकड़ा जाता है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन में सत्येंद्र राणा का नाम आता है। मेरे पास पुलिस द्वारा इतनी डिटेल दी गई, एक्साइज ने अपनी ओर से एक्शन लिया। जहां फतेहाबाद की बात कर रहे हैं, फतेहाबाद के अंदर भी 3 ऐसे गोडाउन हैं जिसके अंदर शॉर्टेज पाई गई है, उनको भी नोटिस इशू करे गए हैं। झज्जर के अंदर भी गोडाउन में शॉर्टेज पाई गई थी, क्योंकि उनकी एक गाड़ी फूड सप्लाई के फेक परमिट के साथ पुलिस ने अप्रैल के पहले हफ्ते में पकड़कर उसके खिलाफ एफआईआर करी थी। इस तरीके से एससीटी को तमाम ऐसे गोडाउन या तमाम ऐसी एफआईआर्स जिनके खिलाफ कोई भी इरेगुलरिटी पाई गई है, अपने फॉरवर्ड कर दी है। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो अपनी इसके ऊपर डिटेल्ड रिपोर्ट बनाकर सरकार को सबमिट करें। जो फर्दर एक्शन होंगे, मैं ये मानता हूं कि अगर किसी ने गलत किया, मैं तो पहले दिन से इसके पक्षधर हूं कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और एक चीज जरूर बता दूं, कई लोग ये कहते हैं कि शय दे रहा है, शय दे रहा है। अगर शय देने की बात होती तो क्या ऐसी कार्रवाई होती? मगर जिस हिसाब से संगठन को और उस एक व्यक्ति को टार्निश किया जा रहा है, वो अक्यूज्ड नहीं है, ये क्लैरिफाई कर दो। ही इज नॉट इन नेम्ड इन द एफआईआर। उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर गए थे, उसके अंदर कोर्ट ने रिमांड दी। कोई भी व्यक्ति हो, वो इनोसेंट है अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये हमारा संविधान भी कहता है। और अगर जो लोग आरोप लगा रहे हैं, तो नेता प्रतिपक्ष में कितनी एफआईआर है, पूर्व नेता प्रतिपक्ष पे कितनी एफआईआर है? अगर मैं इस डाटा में चला जाऊं, आरोपी कौन है, कैसा है, किस पार्टी से संबंध रखता है, तो मुझे नहीं लगता इस देश की कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होगी जिसका कोई भी व्यक्ति आज किसी ना किसी एक्विजिशन के अंदर चार्जशीटेड ना हो या जिसके खिलाफ एफआईआर ना हो। मगर एक चीज जरूर इस पूरे वाक्य में देखा, और खास तौर पर पिछले 4-5 दिनों में, मुझे लगता है वो जैसे भैंस की एक कहावत है अपनी हरियाणवी में, भैंस अपने रंग से नहीं चमकती, मैं छतरी के रंग से चमक जाती है। तो मुझे लगता है कि जहां हमारे संगठन की या मेरे नाम की बात आती है, सारे कूदने लग जाते हैं, अभी घेरो घेरो घेरो। मगर हम एक्शन लेने वाले लोग हैं। अगर हम इसके ऊपर, अपनी मुहिम के ऊपर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो हरियाणा के अंदर जो हमारी पॉलिसी है, आप में से कोई साथी किसी से उसको एग्जामिन कर ले। अगर हमारी जैसी एक्साइज पॉलिसी किसी और प्रदेश ने बनाई हो, एक्साइज एक्ट में अगर इतने स्ट्रिंजेंट रूल्स किसी और प्रदेश ने बनाए, और सख्त आदेश है कि 1 अप्रैल के बाद एक्साइज एक्ट में अगर कोई कार्रवाई होती है तो गवर्नर की अप्रूवल के बाद एक्ट पास हो चुका है, उसको नए एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनके गोदाम, जो मेरे पास डाटा है पुलिस द्वारा, उनका गोदाम 2016 की एक 16 के अंदर उनके लेबल पास नहीं हो। 16 में तो मैं मंत्री नहीं था, उस समय के विभाग ने लेबल पास नहीं किए, गोदाम सील हो गया। उसके अंदर मार्च के अंदर चोरी हुई, उसके खिलाफ उनने डीटीसी को, क्योंकि एक्साइज ने सील कर रखा था, कंप्लेंट दी कि मेरे गोदाम में चोरी है। उसके खिलाफ डीटीसी ने आगे पुलिस को कार्रवाई करने को कहा, पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी। आज वो पुलिस कस्टडी में है, मैं भी उनकी तरफ से बयान नहीं दे सकता। सवाल भी अगर संगठन को पूछने पड़ेंगे तो बाहर आएंगे, तभी प्रधान जी या सेक्रेटरी साहब कोई पूछ सकेंगे। रादर देन गोइंग कि भी अभी निकाल लो, अभी एक्शन लो, देखते हैं कल तक की रिमांड है,
कल कोर्ट क्या फैसला देता है उसके बाद ही यानी वो रेगुलर क्लियर कर दीजिए। 2016 में एक्साइज ने सील कर दिया, तो एक्साइज का गोदाम था ना जो आप बता रहे हैं। मैंने आपको यही बताया है कि एक्साइज ने उसको सील किया। अब जो खरखोदा में हुआ है, एक्साइज ने गोदाम सील किया, उसकी सपुर्दारी करी, उसका हैंडओवर पुलिस की गार्ड को दे दिया, उसके बाद एक्साइज की तो जिम्मेवारी नहीं। 2016 के अंदर भी यही प्रोसेस निभाया गया। हमने ऑलरेडी इसके ऊपर आदेश दे दिए कि अगर इस तरह की कोई कार्रवाई हुई है तो उसके ऊपर एससीटी पूरा मॉनिटर करके एक्शन ले और जो दोषी है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई ले। अगर कोई हमारे विभाग का है तो उसके खिलाफ भी, पुलिस विभाग का है तो उसके खिलाफ भी, कोई सीनियर अधिकारी है तो उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। राणा जी आपके बीच में आएंगे तो वो आपको वेरीफाई कर पाएंगे, मैं तो आपको पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। मेरा जो सवाल है, दो बड़े विषय इसमें घूम के आ रहे हैं। पुलिस का जो एक्शन है वो कर दिया, सरकार ने एससीटी गठित कर दी, वो जांच कर लेगी। जो L1 के गोदाम है जिसकी आपने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी थी, पूरी जानकारी नहीं दी थी, आपने कहा था मैं बड़ी डिटेल में दे दूंगा। L1 के 52 गोदाम में से कितने लाख लीटर की शराब कम है, और जिसपे क्योंकि ये मामला अभी एससीटी, मैं आपकी पूरी बात कंप्लीट कर दूं, क्योंकि ये मामला एससीटी के मॉनिटरिंग के अंदर है। मैं आपके साथ फिगर इसलिए नहीं शेयर कर सकता क्योंकि एससीटी इसको, इसी में तो गड़बड़ है, सरकार क्यों नहीं बताना चाह रही है? एससीटी कर लेगी जांच। एससीटी को ऑलरेडी विभाग द्वारा आंकड़े दे दिए गए हैं। पब्लिक को जानना जरूरी नहीं क्या? सरकार पारदर्शिता क्या दिखा रही है? L1 गोदाम में जिनको आपने नोटिस दिए हैं वो कितनी शराब गायब है? सुरेंद्र जी, मैं आपको बड़ा अच्छी तरीके से एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि इस पे स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनी है। अगर हम आंकड़े आज शेयर कर लेते हैं तो फिर उनकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर बाधा बनती। मैं आप 30 तारीख को उनकी रिपोर्ट आने तो आपको एक एक L1 का बकायदा ओनर के नाम पे, लाइसेंस इशू के नाम पे डाटा शेयर कर दूं। नोटिस कितनों को दिए सरकार ने? मैं ये आज साझा नहीं करूंगा क्योंकि मैटर एक इंक्वायरी टीम के अंडर काम कर रहा है। चलो, इस पे तो पर्दा डल गया। पर्दा क्यों डला? पर्दा डल गया। ये टर्म आपकी गलत है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने उनके साथ डाटा शेयर, मैं आपका व्यक्तिगत कोई घर का प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ। L1 के ठेके शराब को सरकार ने दिए, लॉकडाउन में शराब बिकी, उसमें सरकार, हरियाणा सरकार की बदनामी हुई, 3 लाख बोतलें तो पुलिस ने पकड़ ली। ये डाटा देने में क्या दिक्कत है सरकार को? मैंने आपको तमाम एफआईआर, तमाम उसके अंदर कितनी इलिसिट दारू पकड़ेगी, कितनी लाहन पकड़ेगी, डाटा तमाम ओवर द पीरियड ऑफ लॉकडाउन निरंतर। कई ऐसे साथी हैं जो जब कहते थे ठेके बंद कर, तो मैं कहता था 2 नंबर में बिकेगी, कहते थे 2 नंबर में बिकी तो भी मेरे ऊपर। मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि अगर ये खुले रहते तो इस प्रकार की गलत प्रचलन हमारे प्रदेश में शुरू नहीं होता, मगर ये हुआ। इसके अंदर जहां जहां हमारे विभाग द्वारा मॉनिटर्ड एरियाज थे उसको हमने मॉनिटर किया। एक कल मेरे को साथी का आप में से फोन आया कि जी परमिट इशू हुए सोनीपत के अंदर, गुड़गांव के अंदर परमिट बिल्कुल इशू है, ऑनलाइन परमिट है। आज आप अप्लाई करोगे तो कोविड के दौरान विभाग ने उसको स्विच ऑफ नहीं किए था, वो 27 को भी इशू है, 28 को भी इशू है, 29 को भी इशू है, 30 को भी। 1 तारीख से क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर था वो अपडेट नहीं हुआ तो बंद हो गया। मगर ये क्लैरिफाई कर दूं कि परमिट इशू होने के बाद कोई भी व्हीकल किसी तरह का स्टॉक लेकर रोड पर नहीं चला, ये वेरीफाइड डाटा है। परमिट क्योंकि ऑटोमेटेड थे वो इशू हुए थे, मगर परमिट यूटिलाइजेशन जो थी उस पर यूटिलाइजेशन जो परमिट्स की थी वो प्रदेश के अंदर कहीं नहीं। आज आप दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि पंजाब के साथ तुलना कर रहे थे जब शुरुआत हुई थी गेहूं की खरीद की। आप बताएं पंजाब के किसानों को कितना पैसा जा चुका है, हरियाणा के किसानों को कितना पेंडिंग है? वो पेंडिंग तो आपने बता दिया, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, पंजाब ने केवल मात्र 17,000 करोड़ रुपया अपने खाते से निकाल दिया, पर पंजाब के फार्मर के पास अब तक पैसा नहीं पहुंचा। हम तो फैक्चुअल डाटा मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, अगर आप तिथि वाइज चाहे कि हमें 3 विषय चाहिए। 62 लाख की खरीद की, 44 लाख गोदाम में गई, 44 के आप पैसे दे रहे हैं, वो भी आड़तियों में से भी कुछ किसानों की नहीं गई। जो बीच में 18 लाख है वो कहाँ गई? जो अगले 2-3 दिनों में लिफ्टिंग होकर गोदाउन में जाएगी। एफसीआई का, केंद्र सरकार का कानून ये कहता है कि पेमेंट विल ओनली बी मेड
आफ्टर द क्रॉप हैज रीच द वेयर हाउस। जब उनके गोदाम में जाएगी, हम इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट जब ही मानेंगे जब उनके ताले के अंदर, उनकी कस्टडी के अंदर गेहूं पहुंचेगी। लेकिन ये लेबर की कमी के कारण देयर इज अ डिले ऑफ 5 डेज। मैं ऑन रिकॉर्ड मानता हूं 4 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा हम प्रोक्योर नहीं कर सकते। सर ये पेमेंट में भी डिले हुई, 20 अप्रैल से शुरू होके 25 अप्रैल मैं तक एक एक पॉइंट कर लूं। मैं अभी इनने पूछा, फिर आप पेमेंट आ जाते हो बीच में, आप भी कंफ्यूज कर देते हो सारे। फार्मर भी आता तो आप लोगों की वजह से कंफ्यूज है। करो आप। फार्मर को पेमेंट जब जाएगी वो 7 दिन, जब 5 दिन जब शुरू होंगे, जब वो एफसीआई के, हैफेड के, वेयर हाउसिंग के और फूड एंड सप्लाई के गोदाउन में अनाज पहुंच जाएगा। उसका खरीदने बेचने से कोई मतलब नहीं है, बेचने की डेट से कोई मतलब नहीं है। आड़ती आई फॉर्म जब जनरेट करता है, जब वो गोदाउन के अंदर फसल भेज देता है। आई फॉर्म के साथ वो एक फॉर्म और जनरेट करता है जिसके अंदर वो कहता है कि मेरा फार्मर से ये लेना देना है। जैसे ही आई फॉर्म जनरेट होगा, आप ई खरीद पोर्टल पर जाकर देखेंगे तो आपको डेली डाटा आएगा, आई फॉर्म जनरेटेड, पेमेंट पुस्ट। मैं ये मानता हूं कि 2-3 दिन का डिले आया क्योंकि आड़ती हिसाब नहीं दे रहे थे। हमने सेक्रेटरीज की जिम्मेवारी लगाई कि आड़तियों को कहो कि अगले 2 दिन में दे, नहीं तो फार्मर्स को डायरेक्ट पेमेंट जाएगी, क्योंकि उनकी तरफ से डिले है, हमारी तरफ से नहीं। आड़तियों ने पिछले 2 दिनों के अंदर, पहले दिन 800 करोड़ का, दूसरे दिन लगभग, अगर मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बताऊं, 2500 करोड़ का, तीसरे दिन 2743 करोड़ का। आज सुबह तक 2249.58 करोड़ का हमारे पास आए फॉर्म पुश किया हमने। 22 इस पूरे अमाउंट को अप्रूव कर दिया। आज पूरे दिन के अंदर 2200 करोड़ के आई फॉर्म और हमारे को अप्रूव हो जाएंगे, जिसकी पेमेंट आज पुश हुई। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं आपके माध्यम से कि फार्मर आड़ती के साथ अपनी जो पेमेंट है उसको कर कर अपलोड करवा दे कि अगले 3 दिनों में उस कंसर्न्ड फार्मर के खाते में। कई आड़तियों के पास फार्मर के अभी तक आरटीजीएस डिटेल्स नहीं, कईयों के पास ऑनलाइन पुश बटन की डिटेल्स नहीं है। ये आड़ती लेवल पर होने वाली चीज है। अगर इसको थ्रस्ट कर देंगे, मैं नहीं मानता कि अगले 3 दिनों के अंदर कोई दिक्कत होगी कि 5200 करोड़ रुपए हमारे किसान के खाते में ना है। गोदाम तक पहुंचाना को जी आड़ती का काम है या सरकार का काम है या किसान का काम है? तीनों का काम है। इसके अंदर आड़ती ने लिफ्टिंग करनी है, ट्रांसपोर्टर ने उसकी मूवमेंट करनी है, और हमने इस बार अप्रूव भी कर रखा है कि अगर फार्मर, जो हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देते हैं पर किलोमीटर, अगर फार्मर उस बोरी को लोड करके और खुद गोदाउन में घेर के आता है और उसकी रसीद लाकर विभाग को देता है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन का पैसा भी हम फार्मर को देंगे। तो मैं मानता हूं कि इसके अंदर तीनों की इक्विवेलेंट जिम्मेवारी है कि एक बार मैं पीछे ले लूं, आप एक सेकेंड। ये जो कर्मचारी श्रमिक सड़कों पे है, पूरे देश में है, हरियाणा में भी है, इसका जिम्मेदार कौन है? एसडीएम है, डीसी है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं। सुशील जी, सबसे अच्छा सवाल आज के दिन का, और मैं जितने आप पीड़ित हो, खास तौर पर हमारे कई मीडिया के साथी तो दिन प्रतिदिन ऐसी दुखद स्टोरीज हमारे सामने लाते हैं। पूरी तौर पर सरकार इसकी जिम्मेवार है। आज मैं कह दूं कि आप जिम्मेवार हो, एसडीएम जिम्मेवार है, डीसी जिम्मेवार है, जिम्मेवारी हमारी है। हमारे प्रयासों में कोई कमी रही है कि हम शेल्टर होम्स में इनको सुख सुविधा नहीं दे पाए, इनको समय पर राशन नहीं पहुंचा पाए। हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो टीम्स थी जिनको हमने 1 करोड़ 5 लाख रुपया दिया था, वो शायद इनको प्रॉपरली वो नेसेसरी इमोशन नहीं दे पाई। मैं परफेक्ट वर्ड यूज करूंगा, वो इमोशन नहीं दे पाई कि ये यहां रुके। आज पैसे की कमी किसी लेबर के पास नहीं। मैंने खुद गुड़गांव की सरप्राइजिंगली अनूप जी को, हमारे लेबर मिनिस्टर को भेजा और साइट इंस्पेक्ट कराई, जहां पर यह पता चलता है कि एक लेबर जो वहां रुकी हुई है उसका मालिक उनको खाना तो देती है, 2-2 महीने की एडवांस तनख्वाह भी दे रखी, और उसके बाद भी हर रोज 100 रुपए का नोट दे के आते कि मेरी लेबर मेरी साइट पर रुकी रहे। मगर ये एक ऐसा इमोशनल फैक्टर है जिसके अंदर पैसे की वैल्यू नहीं रही, सुविधा की वैल्यू नहीं रही। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर जाना चाहते हैं। अगर मैं बात करूं तो 2 महीने से तो मैं यहां पर हूं, एक बार ही अपने माता पिता से मिल पाया हूं।
बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक स्थान पर इतने इतने समय से हैं, पर जो इमोशनल वैल्यूज है उसको शायद सरकार किसी एंगल से भी फुलफिल ना कर पाए। हमारा प्रयास है कि हम उनको रोक के हर तरह की फैसिलिटीज दें। मैं आपको एक एग्जांपल शेयर कर दूं, क्योंकि एक बड़ा इमोशनल था आपने फैक्टर किया। मैंने देखा कि कंक्रीट मिक्सचर में लोग जा रहे हैं, अटैची पे बच्चे को लेके जा रहे हैं, एक प्रेग्नेंट औरत को रेडी बनाकर आदमी लेकर जा रहा है। पूरे देश के ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आए हैं, मगर हमने कैरम बोर्ड भी लगवा दिए शेल्टर होम में, हमने वहां पर टीवी भी लगवा दिए, वहां पर कूलर भी लगवा दिए, मगर लोग रुकना नहीं चाहते। रात को जरूर रुकते, सुबह उठकर वो वहां से फरार हो जाते हैं। और तमाम हमारे शेल्टर होम्स के डाटा यही बताते हैं कि हमारे बेहद कठिन प्रयासों के बाद भी उन लोगों को इमोशनली हम रोकने में कामयाब नहीं रहे। किशन जी, आपने जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष के बारे में बताया, पूर्व नेता प्रतिपक्ष के बारे में बताया, FIR से रिलेटेड, अब जब हम सतविंदर राणा की बात करते हैं, आपने कहा कि आपने पता किया है इंक्वायरी में, तो उन्होंने पहले FIR दर्ज करवाई। आपको लगता है कि सतविंदर राणा इस तरीके की किसी तस्करी में या चोरी में शामिल नहीं हो सकते, और पूरे भरोसे के साथ आप उनके साथ खड़े हैं? जितेंद्र, आप वाले सवाल पे मैं एक ही चीज जो अभी बोल के हटाऊं, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी शब्द आपने ही संविधान में पढ़ा है। आज मैं कह दूं दोषी है नहीं है, आप लोगों ने दोषी बना दिया या नहीं बनाया, वो बहुत प्रिलिमिनरी है। एक FIR हुई, उसमें एक आरोपी पकड़ा, उसने नाम दिया, तस्दीफ के लिए उनको लेकर गए, 2 दिन की पुलिस कस्टडी दी। इससे ज्यादा ना मैं आज इस पे टिप्पणी कर सकता ना आप कर सकते। कल एक सेकंड, कल कोर्ट उसको बेल देता है, उसको जुडिशियल रिमांड पे भेजता है, उस पर क्या फर्दर एक्शन करता है। जितनी नॉलेज इस पूरे मामले में मेरे पास एक्साइज विभाग द्वारा आई है कि उनके द्वारा एक कंप्लेंट करेगी कि मेरे गोदाउन के अंदर जो 2016 में आपने सीजर किया था उसमें चोरी हुई है। चोरी को पुलिस को ट्रेस करने को कहा गया, पुलिस ने उसके अंदर व्यक्ति बना। अब आगे क्या हुआ है, चोरी किसकी, जी के माध्यम से आपके संज्ञान में थी ऐसी कोई बात? मेरे पास आज तक उनके माध्यम से संज्ञान में कोई ऐसा विषय नहीं आया। मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं, जो बारी बारी दिखाया जा रहा है कि वो हर रोज यहां थे, मैंने SP को फोन किया, आप सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पानीपत से चर्चा कर सकते हैं। मेरे द्वारा इस पूरे मामले में आज तक उनको ना टेलीफोन किया गया। अगर मैं कानून इतना सख्त बना सकता हूं तो उसकी पालन करवाना भी जानता हूं। लेकिन वो नेता के नाते आपसे राणा की कुछ गिरफ्तारी से पहले आपकी पार्टी के- सरकार से बातचीत हुई थी, कुछ पुलिस ने कुछ शेयर किया था कि इतनी बड़ी पूर्व विधायक को गिरफ्तार करने जा रहे हैं? मेरे संज्ञान में ये मामला सुबह 9 बजे जिस दिन उनको कोर्ट में पेश किया गया आया। उसके बाद आप लोगों ने जो टीवी पे दिखाया, मैंने डिप्टी DGP से उसके मामले में जरूर ब्रीफ ली कि क्या पूरा मामला था, कैसे कैसे हुआ। चंडीगढ़ से उनको गिरफ्तार किया, वो DGP ने मेरे को ब्रीफ किया है। उससे पहले मेरे पास कोई इस तरह की बात आई, मैं उसको Are you in the favor of lockdown extension in Haryana state? If I ask you this question, are you not in favor of lockdown? The number of cases which has tripled up, doubled up भी नहीं, लास्ट टाइम हम बैठे थे उससे लेकर आज तक तो ट्रिपल अप हो गए। जब एक एक दिन में 100 केसेस आ रहे हैं, मुझे लगता है कि यस देयर शुड बी लॉकडाउन, बट देयर शुड बी लीनियंसी ऑन डे टू डे लाइफ। मैं तो इस पक्ष में हूं कि ये स्कूल कॉलेजेस बंद कर कर हम कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बिठाने का, पीटने का काम कर रहे हैं। मैं तो मेरे ऑफिस में देखता हूं कि 33% कैपेसिटी पे आज काम तो चल रहे हैं, पर जिस स्पीड से आम आदमी की फाइलें क्लियर होती थी वो हरासमेंट तो आज उस आम आदमी को जारी है। जहां कोरोना के केसेस हैं, जो कंटेमिनेटेड जोन है, जो रेड जोन है, उधर स्ट्रिक्टनेस रहे, मगर ऑरेंज और ग्रीन के अंदर कहीं ना कहीं स्टेट शुड हैव देयर ओन लिबर्टी, क्या खोलना है, कैसे खोलना है, किस रेगुलेशन के साथ खोलना है, कि जीवन बैक टू नॉर्मलसी की ओर आए। जिस तरीके से स्वीडन ने कार्य किया है कि हर्ड इसके विरुद्ध डेवलपमेंट करी है, वो शायद हिंदुस्तान को अब कहीं ना कहीं उसकी ओर जाना चाहिए। अगर हम ये सोचेंगे, मैं बड़े बड़े डॉक्टर्स का, डॉक्टर तिरान का, डॉक्टर नेने का, कईयों का मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था, तमाम ने यही सजेस्ट किया कि वी विल हैव टू लिव विद इट, मगर हाउ टू लिव विद इट
ये स्टैगर्ड और फेस्ड मैनर में होना चाहिए। मुझे लगता है कि अब ऑफिसेज भी जैसे हमने रेवेन्यू के खोले हैं, पब्लिक हेल्थ के हों और हों, हमें इनको खोलना पड़ेगा कि आम आदमी को जो पिछले 2 महीनों के अंदर एक फुल स्टॉप सा ब्रेक लगा है उसको अब रेगुलर लाइफ में लाने का। प्रधानमंत्री को आज सुझाव भी देने से लॉकडाउन को लेकर के मैंने बता दिया, प्रदेश सरकार की तरफ से लिखित में चला ये गया। 47,000 ये मेरा पर्सनल जो सुझाव है इसके अंदर यही है कि वी विल हैव टू लिव विद इट, मगर इसके अंदर कई रेगुलेशंस हमें लिफ्ट करनी। ये 47,000 जो इंडस्ट्री बताई आपने, 29 लाख के आसपास जो सर्वे, इसमें आईटी भी है, इसमें नहीं, कंस्ट्रक्शन हमारे पास भी। टोटल हैं कितने, जिसमें से 47 को अनुमति मांगी, टोटल 1 लाख के आसपास है। मेरे पास जो डाटा इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में था वो 1 लाख रजिस्टर्ड इंडस्ट्री है, 1 लाख। मगर उसमें एम्प्लॉयज जो थे वो 28 लाख थे। अब जो डाटा आता है कि 47,000 में ही 29 लाख आ गए, तो इसका मतलब तो 1 लाख में जाएंगे तो हम कितने लाख एम्प्लॉयज और पैदा। हमारे पास मतलब 53,000 के आसपास अभी इंडस्ट्री और खुलनी है। ये तो दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। इसके अंदर कई ऐसी इंडस्ट्री है जो ई कॉमर्स करती जो है, हमारे पास इसमें है भी नहीं, 1 लाख। ई कॉमर्स करती है। कई ऐसी इंडस्ट्री है जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अधीन तो नहीं आती, मगर लेबर के या फूड एंड सिविल सप्लाईज के आती है, जैसे ईंट भट्टे हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, वो भी एक तरह की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। तो ये इसके लिए कल हमने बैठक बुलाई है, एम्प्लॉयमेंट की, स्किल डेवलपमेंट की, लेबर की और इंडस्ट्रियल की, चारों विभाग बैठ के इस पे जरूर एक नया कैसे हमें आगे लेकर चलना है, इसके कार्य को लेकर जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन अब आप खत्म। थैंक यू। देख लो मैं फिर भी आपको थका के